नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार ने किया बड़ा दावा। बीजेपी को लेकर किया दावा, कहा बीजेपी चुनाव नतीजों में नहीं कर पाएगी दहाई का आंकड़ा पार। आरजेडी की समीक्षा बैठक हुई खत्म, कहा मध्यावधि चुनाव के लिए कार्यकर्ता रहे तैयार, किसी तरह की मनमानी नहीं होगी बर्दाश्त। बीजेपी ने प्रदेश भर में प्रशिक्षण शिविर का किया शुभारंभ। कार्यक्रम में 50 कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा, कहा बीजेपी है राष्ट्रवादी पार्टी। और औरंगाबाद में किसानों के समर्थन में जाप पार्टी, केंद्र सरकार के सद्बुद्धि के लिए महायज्ञ का हुआ आयोजन। कृषि कानून ने किसानों की तोड़ी कमर। और दिल्ली से बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल का निधन हो गया है, ये बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। 93 साल की उम्र में मोतीलाल वोरा का निधन हुआ है। उनके परिजनों ने इस बात की जानकारी दी है। पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने शोक जाहिर किया है। और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम थे मोतीलाल वोरा। तबीयत खराब होने पर एस्कॉट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। 93 साल की उम्र में मोतीलाल वोरा का निधन हुआ है। आपको बता दें कि वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके कारण एस्कॉट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और अब उनका निधन हो गया है। परिजनों ने खुद इस बात की पुष्टि की है। पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जाहिर किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम थे मोतीलाल वोरा और ये बड़ी खबर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। 93 साल की उम्र में मोतीलाल वोरा ने अपनी आखिरी सांस ली है और उनके परिजनों ने खुद इस बात की जानकारी दी है। पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने इस बात पर शोक जाहिर किया है। और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम थे मोतीलाल वोरा। तबियत खराब होने के कारण वो एस्कॉट अस्पताल में भर्ती थे, वहां उनका इलाज चल रहा था, जिसके कारण 93 साल की उम्र में उन्होंने। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया है। पीके ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि हमारे इस ट्वीट को सेव कर रखिए। और प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बीजेपी चुनावी नतीजों में दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मीडिया ने अमित शाह दौरे पर भी बात की। वास्तव में बीजेपी को दहाई का आंकड़ा पार करने में भी मुश्किल होगी। कृपया इस ट्वीट को सेव कर लें और अगर बीजेपी इससे ज्यादा अच्छा करती है तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। बता दें कि इससे पहले प्रशांत किशोर ने दिल्ली चुनाव के दरमियान ये भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी वहां दहाई अंक भी नहीं हासिल करेगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में जीत को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है बीजेपी ने। और रविवार को दौरे के आखिरी दिन अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनाव तक ममता बनर्जी अकेले रह जाएंगी। उन्होंने बीजेपी को सत्ता मिलने पर 5 साल में सोनार और बांग्ला यानी सोने जैसा बंगाल बनाने की बात कही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया है। पीके ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि हमारे इस ट्वीट को सेव कर लीजिए। और इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ अर्जुन सिंह बीजेपी सांसद हैं, जुड़ गए हैं। और सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पर। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ममता बनर्जी के जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने कहा है कि आप मेरे ट्वीट को सेव कर लीजिए। एक ट्वीट भी उन्होंने किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। इसको लेकर कैसे समझे, एक बार आप इस पर बताइए। 500-550 करोड़ रुपया लेने के बाद भी जब इनके तीनों के तीनों प्रोजेक्ट फेल हो गए और ममता बनर्जी के भतीजे इनको निकाल कर बाहर करने की सोच रहे थे, तब तक इन्होंने अपना व्यापारिक अंदाज में ये ट्वीट किया है। कोई भी व्यापारी अपना सड़ा हुआ माल भी अच्छा बनाकर ही बेचता है, वही ये काम कर रहे हैं।
इनका 3 प्रोजेक्ट था, दीदी के बोलो, पूरा का पूरा फेल है। इनका दूसरा प्रोजेक्ट था बांग्ला गौरव ममता, वो भी पूरा का पूरा फेल है। इनका तीसरा प्रोजेक्ट है दुआरे दुआरे सरकार, तीसरा भी प्रोजेक्ट फेल है। इनके पार्टी के लोगों को देखकर लोग दरवाजा बंद कर ले रहे हैं। तो ये अब जब बाल इनका बिक नहीं रहा है तो ये एक दावा करके ट्वीट करने के और सेफ रखने के बाद उनको फांसी की ऐसी बात यदि वो स्वीकारें, यहाँ उन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और जितना कानूनी है तो ये इससे तो एकदम रहता कि ट्वीट सिर्फ करने के बाद अगर ट्वीट बाद में तो उसे क्या फर्क पड़ता है। तो ये अपना माल बेचने के लिए इस तरह से कर रहे हैं और कुछ नहीं। जी, ऐसे में एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि वो पश्चिम बंगाल में अपना सरकार इस बार बनाकर रहेगी और दावा लगातार किया जा रहा है अमित शाह की तरफ से, लेकिन अगर हम बात करें, प्रशांत किशोर ने इससे पहले दिल्ली चुनाव के दौरान भी अनुमान लगाया था कि इस बार भी जो बीजेपी है दिल्ली में सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी और एक बार फिर से उन्होंने अनुमान लगाया है और पूरे दावे के साथ कहा है कि हमारे इस ट्वीट को सेव कर लीजिए, इस बार भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। इसको कैसे समझे, एक बार आपसे जानना चाहेंगे। मैडम, ऐसा है कि दिल्ली और बंगाल में जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली में राजनीति करने का फुर्सत किसी को नहीं है। आप देखिए होंगे कि चुनाव के दिन वोट का परसेंटेज क्या था दिल्ली में, और बंगाल में मार खाते हुए भी, बम चलते हुए भी, गोली चलते हुए भी लोग 80-85% वोट देते हैं। तो बंगाल में राजनीतिक चेतना बहुत ज्यादा लोगों को है और जिस तरह से अत्याचार बंगाल में हो रहा है, करप्शन जिस तरह से बंगाल में फैला हुआ है, बंगाल की जनता त्रस्त आ चुकी है। दिल्ली की तरह नहीं है कि दिल्ली दूसरे कोई क्या, दिल्ली में हर आदमी ये समझ रहा था कि जो बिना कुछ किए हुए जो बांट रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कोई असर पड़ेगा जो वहाँ के केजरीवाल जी हैं। लेकिन बंगाल की जो जनता है, इनके बांटने का तो काम छोड़ दिए, ये लूटने का काम करते हैं। इसलिए बंगाल की जनता त्रस्त हो चुकी है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो अपना माल बेचने के लिए ट्वीट की कहानी लेके आए हैं। ये निश्चित रूप से ममता की सरकार जा रही है और 200 से ज्यादा सीट लेकर हम सरकार बनाएंगे। जी अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और जी, और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे उसी खबर की ओर। बता दें कि ममता बनर्जी के रणनीतिकार ने एक दावा किया है कि इस बार दहाई का आंकड़ा भी बीजेपी पश्चिम बंगाल में पार नहीं कर पाएगी और ऐसे में जो है कयास भी तेज हो गए हैं। आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मेरे इस ट्वीट को सेव कर लीजिए और उन्होंने दावे के साथ कहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बना पाएगी। हालांकि अमित शाह पश्चिम बंगाल में पहुंच चुके हैं और दौरा भी कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से अपने दावे और वादे भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में इस प्रकार का जो बयान आया है, जो ट्वीट किया गया है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्रचूड़ जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पर। और उनसे हम एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज बीजेपी को लेकर एक बड़ा दावा किया है।
पीके ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि हमारे ट्वीट को सेव कर लीजिए। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बीजेपी चुनावी नतीजों में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मीडिया ने अमित शाह दौरे पर भी बात की है। और एक बार फिर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्रचूड़ गोस्वामी जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज पर। हाँ, आप लोगों को भी स्वागत। हाँ, बोलिए। जी चंद्रचूड़ जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि अभी बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे अर्जुन सिंह जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में, लेकिन जो रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर जी, इन्होंने दावा किया है कि इस बार दहाई का आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं कर पाएगी। फिर कैसे समझे इसे? बीजेपी की तरफ से तो लगातार दावे किए जा रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी हमारी। बात ऐसा है, देखिए, अर्जुन सिंह जी तो बीजेपी के फेवर में बोलेंगे क्योंकि वो तो उसका ही सिपाही है, और प्रशांत किशोर तो वो पेमेंट किया गया है कि वो टीएमसी के लिए बात करेगा। लेकिन हमारा जो पत्रकार लोग हैं और हम जो जनरल पीपल है वेस्ट बंगाल का, अगर न्यूट्रली हम लोग बोलते हैं तो इस बार बहुत चांस है भाजपा का सत्ता में आने का, क्योंकि अभी तो लगभग जो सिचुएशन, जो स्थिति है, तो शायद 150 से 200 के आसपास सीट मिल सकता है भाजपा को। जी, ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है, जिस प्रकार से आपने कहा कि लगता है इस बार बीजेपी सत्ता में आ सकती है, तो एक सवाल ये भी उठता है कि उन्होंने पहले भी दावा किया था कि दिल्ली चुनाव के दौरान भी उन्होंने कहा था कि बीजेपी की सत्ता दिल्ली में नहीं आएगी। ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने ये दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बनेगी। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से भी सभाओं को संबोधित किया जा रहा है और लगातार दावे वादे किए जा रहे हैं। अमित शाह भी इस दौरान पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल और किसानों को लेकर उन्होंने कई सारे वादे किए हैं और कई सारी बातें कही हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो पश्चिम बंगाल की जनता है अमित शाह की बातों में आकर कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी की सरकार को सत्ता में लेकर आ सकती है? थोड़ा बहुत तो चांस है बीजेपी का आने का, क्योंकि इसीलिए है कि देखिए, डेमोक्रेसी में एकदम वैक्यूम प्लेस कोई नहीं होता है। और फिलहाल जो यहाँ का जो 4 मुख्य पार्टी है, अभी तो बोलेंगे था, तो लेफ्ट और कांग्रेस लगभग खत्म हो गया। तो सिर्फ ये टीएमसी और बीजेपी के बीच में ही डुएल चलेगा। अगर इलेक्शन फ्री हो सकता है एंड अगर विदाउट एनी प्रॉब्लम अगर वोट कर सकता है आदमी लोग, तो इस बार शायद बीजेपी का आने का बहुत सारे चांस है। और जो आंकड़ा अभी तक तो बोल रहा है ज्यादातर पत्रकार लोग, तो 150 से 200 के आसपास सीट आ सकता है भाजपा के लिए। जी, इस बीच एक और आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस प्रकार से अमित शाह का दौरा किया गया, अमित शाह जी ने दौरा किया है पश्चिम बंगाल का, कितना भारी पड़ सकता है ये दौरा ममता बनर्जी पर? देखिए, अभी तो फिलहाल जो सिचुएशन है, अमित शाह जी तो सिर्फ हम लोगों को जो जानकारी है ये तो बस शुरुआत है। अभी तो बहुत सारे लीडर्स लोग आएंगे भाजपा की तरफ से, क्योंकि उसको तो अभी दिख रहा है कि सत्ता मिल सकता है इस बार। तो ऐसा सिचुएशन है कि फिलहाल अभी अमित शाह आने के बाद बहुत ही यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है भाजपा के लिए। और जो कार्यकर्ता है, जो आम आदमी है, उसके क्या बोले, उसका जो इस बार जो इंटरेस्ट है और इस बार उसका जो वोट करने का जो चांस है, हाँ, अगर वो फ्री एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम वोट कर सकता है, तो शायद इस बार बहुत ही अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे भाजपा। और अमित शाह जी जो आए थे, तो उसका ये फायदा हुआ है कि बहुत ये जो जुनून है ना, जो आम आदमी के ऊपर जो उसका जो है, जो इंटरेस्ट है, जो उसका जो उत्साह है, वो इस बार तो देखने वाला है। प्रशांत किशोर जी के जो दावे हैं वो सफल होते हैं, या फिर गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा किया गया है पश्चिम बंगाल का, वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक अलग रंग, एक अलग रास्ता लेकर आएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई आरजेडी की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में अगले साल यानी 2021 में मध्यावधि चुनाव होंगे और ऐसे में तेजस्वी ने दावा किया है कि साल 2021 में फिर से विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार रहने को कहा है और बीते चुनाव में मिली हार को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि किसी भी कीमत पर पार्टी हार के जिम्मेदार कारणों पर एक्शन लेगी। तेजस्वी ने कहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने उन्हें पार्टी हित में हर फैसला लेने की पूरी छूट दे दी है।
अब वो किसी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि नेता चुनाव की हार को लेकर लिखित रूप में पार्टी ऑफिस में दें, जिस पर कमेटी चार्ज का काम करेगी। हम जानते हैं कि कहां चूक हुई है, लेकिन हम फीडबैक लेंगे। चीजों को लेकर बड़ी बात नहीं। बिहार में फिर से कभी चुनाव हो जाए, बिहार में तो हम सबसे पहले और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि रामगढ़ से आ रही है। आपको बता दें कि गोला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दामोदर रेस्टोरेंट से 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को देख भागने के दौरान घायल हुए 3 अपराधी। रामगढ़ डीएसपी प्रकाश साव के नेतृत्व में बड़ी सफलता मिली है और रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। बता दें कि पुलिस ने दामोदर रेस्टोरेंट से 5 अपराधी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें से कि 3 अपराधी गोली लगने के कारण घायल हो गए और रामगढ़ डीएसपी प्रकाश साव के नेतृत्व में ये बड़ी सफलता मिली है। रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। गोला पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। दामोदर रेस्टोरेंट से 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें कि 3 आरोपी भागने के दौरान घायल हो गए हैं और रामगढ़ डीएसपी प्रकाश साव के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई, जिस दौरान ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है और रामगढ़ की गोला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। दामोदर रेस्टोरेंट से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि 3 अपराधी घायल हो चुके हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय नायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। हाँ जी, मैं सबसे पहले बता दूं कि कुछ 5 अपराधी एक निजी रेस्टोरेंट में छत के ऊपर खाना खा रहे थे। उसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधी कुछ घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रही थी। उसी बीच जो है वहां पे डीएसपी के नेतृत्व में उस होटल में जाकर के छापेमारी की और छापेमारी के दौरान में जो है ये अपराधी भागने लगे और भागने के क्रम में उन लोगों को दौड़ा कर पकड़ा गया, जिसमें डीएसपी एक राउंड गोली फायरिंग भी किए थे और उसी में जो है उन लोगों को धर दबोचा गया। जी, जो ये 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, इनको लेकर अब पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है? क्या पहले से इन पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज है? जी, डीएसपी अपना बयान दिए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि 3 ऐसे लोग हैं जिनका आपराधिक गतिविधि शुरू से रहा है और 2 वैसे लोग हैं जो इस वर्क में अभी हाल ही में जुड़े हुए हैं। तो वैसे में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 5 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जो 3 लोग घायल हैं उन लोगों का अभी गोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाजरत है। बाकी 2 लोगों से पूछताछ जारी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका तमाम जानकारी के लिए। समस्तीपुर के वारिसनगर प्रखंड क्षेत्र में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजनाओं के तहत संचालित नल जल योजना सहित शौचालय योजना अपने लक्ष्य से भटक गई है।
पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय और पंचम योजना के विकास कार्यों में लूट खसोट किया गया है। इसका खुलासा कुसैया पंचायत में जिला प्रशासन ने जांच कर किया है। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने पंचायत में चल रही योजनाओं की जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें स्थानीय लोगों से नल जल योजना और शौचालय योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत जांच टीम को मिली। ग्रामीणों ने बताया कि कुसैया पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के निर्माण कार्य में भारी अनियमितता की जा रही है। समस्तीपुर के वारिसनगर प्रखंड क्षेत्र में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत संचालित नल जल योजना सहित शौचालय योजना अपने लक्ष्य से भटक गई है। आपको बता दें कि पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय और पंचम योजना के विकास कार्यों में लूट खसोट किया जा रहा है। इसका खुलासा कुसैया पंचायत में जिला प्रशासन ने जांच के दौरान किया। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने पंचायत में चल रही योजनाओं की जांच पड़ताल शुरू की, जिसमें स्थानीय लोगों ने नल जल योजना और शौचालय योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत जांच टीम को दी है। ग्रामीणों ने बताया कि कुसैया पंचायत में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के निर्माण कार्य में भारी अनियमितता की जा रही है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योजनाओं का लाभ जो है आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। तो कहाँ मिला है, पैसा लेके गए 1,000 रुपया साल लग गया है। वार्ड नंबर अभी तक हम लोग इंतजार में है, अभी हम लोग को शौचालय नहीं मिला है। कितना पैसा दिया आप? 1,000 रुपया लिए हैं। अच्छा, अभी तक दिए नहीं? नहीं। जाते हैं कहने के लिए? 2-3 मरते कहे कि अब मिलेगा मिलेगा, अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला अभी तक। क्यों नहीं मिला? लेके गया फोटो खींच के 4 आदमी का 4,000 रुपया दिए। किसको दिए? वार्ड मेंबर को। अभी तक कुछ नहीं पता। कितना दिन हो गया? साल लग गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे पास गिरिडीह से आ रही है, जहां बाइक सवार को कंटेनर ने रौंद दिया है। मौके पर हुई बाइक सवार की मौत। गिरिडीह जिले के धनवार बाजार क्षेत्र का ये पूरा मामला। कंटेनर को ग्रामीणों ने पकड़ा। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और मामले की छानबीन में जुट गई है। बता दें कि बाइक चालक को कंटेनर ने रौंद दिया है, जिसके कारण मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। गिरिडीह जिले के धनवार बाजार क्षेत्र का ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां बाइक सवार को कंटेनर ने रौंद दिया है। हालांकि ग्रामीणों ने कंटेनर को पकड़ लिया है, लेकिन घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंच गई है और मामले की छानबीन में जुट गई है। और गिरिडीह की ये पूरी खबर, जहां पे बाइक सवार चालक को कंटेनर ने रौंद दिया है, मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। गिरिडीह जिले के धनवार बाजार क्षेत्र का ये पूरा मामला, कंटेनर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है और पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। गिरिडीह के धनवार बाजार क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां बाइक चालक को कंटेनर ने रौंद दिया है और जिसके कारण की बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। गिरिडीह जिले के धनवार बाजार क्षेत्र का यह पूरा मामला, कंटेनर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है और घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई है। मामले की छानबीन की जा रही है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है? ये मामला है, एक युवक था जो संजय कुमार है, वो खोरी मोहल से सरिया की ओर जा रहा था और विपरीत दिशा से एक कंटेनर आ रही थी तेज गति से, उसी में दोनों में टक्कर हो गया, जिससे नियंत्रित होकर बाइक चालक जो है वो ट्रक के नीचे आ गया। उससे उसका माथा जो है पूरा उसका फट गया और घटनास्थल पर इसकी मौत हो गई। कंटेनर को तो ग्रामीणों ने पकड़ लिया है, पर क्या कंटेनर चालक को अभी तक पकड़ा गया है? जी, कंटेनर चालक को पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से पकड़कर सुरक्षित उसको थाना में लाया गया है और फिलहाल पुलिस के हिरासत में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। और बीजेपी ने प्रदेश भर में जारी मंडल प्रशिक्षण शिविर के तहत आज चास मंडल के उत्तरी क्षेत्र में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। चास के भोजपुर कॉलोनी में आयोजित इस कार्यक्रम में चास मंडल के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पहुंचे बोकारो के विधायक ने प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। बीजेपी का उद्देश्य है कि हर भारतीय में देश प्रेम की भावना जागृत हो। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर कार्यकर्ता को प्रशिक्षित कर उन्हें पार्टी और देश के प्रति होने वाले जिम्मेवारों के अवगत करती है।
बीजेपी ने प्रदेश भर में जारी प्रशिक्षण शिविर के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिस दौरान इस कार्यक्रम में चास मंडल के कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पहुंचे बोकारो के विधायक ने प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक तरफ राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी का उद्देश्य है कि भारत के हर व्यक्ति के मन में देश प्रेम हो, और ऐसे में पार्टी अपने कार्यक्रम के माध्यम से हर कार्यकर्ता को प्रशिक्षित कर उन्हें पार्टी और देश के प्रति होने वाले जिम्मेवारी से अवगत कराती है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारा चिंतन राष्ट्रवादी है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो देश के लिए, समाज के लिए चिंतन करते हैं, सोचते हैं। तो हम एक ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करना चाहते हैं जिनके अंदर राष्ट्रवादी भावना ओतप्रोत हो, जिनके अंदर समाज की भावना और सामाजिकता की भावना भरी रहे, जो पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित की आवाज बन सके, जो कमजोर वर्गों का सहारा बन सके। तो इस प्रकार की सोच लेकर पार्टी समय समय पर प्रशिक्षित करते रहती है। और औरंगाबाद के रफीगंज में जाप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की सद्बुद्धि के लिए महायज्ञ का आयोजन किया। आपको बता दें कि औरंगाबाद के रफीगंज में शहर के जन अधिकार पार्टी के कार्यालय के पास वर्तमान प्रदेश महासचिव संदीप सिंह समदर्शी की देखरेख में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी कानून के खिलाफ सरकार को सद्बुद्धि के लिए पूजा अर्चना के साथ सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं समदर्शी ने बताया कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानूनों ने किसान की कमर तोड़कर रख दी है। उन्होंने कहा कि पहले मंडियों पर पूंजीपतियों का कब्जा होना और फिर धीरे धीरे किसानों से उनकी जमीन भी छीन ली जाएगी। किसान दिल्ली की कड़ाके की ठंड में सड़क पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सद्बुद्धि है कि किसानों के हित में जो नीतिगत फैसला है, किसानों के पक्ष में इनकी सद्बुद्धि के लिए जन अधिकार पार्टी के तमाम साथियों ने औरंगाबाद में आज सद्बुद्धि जप का आयोजन किया था। के माध्यम से और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।